हेलो एवरीवन। हमारे साथ कौशिक कुमार दामले। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉजेज ऑफ अरिथमिया। देखते हैं अरिथमिया का कॉज क्या क्या है ना। ये किस किस कारण से अरिथमिया होता है। सबसे पहला क्या होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन। फिर सेकंड होता है ट्रिगर्ड एक्टिविटी। फिर थर्ड होता है एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन। तो एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन से क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले जो क्या होता है एसए नोड हमारा जनरेट करता है कोई भी क्या है इम्पल्स कंडक्शन का सबसे पहले जो जनरेशन काम करता है एसए नोड, जो कि पेस मेकर भी हम बोलते हैं, है ना। अगर हार्ट की जैसे कि प्रॉपर्टी है हमको पता है ऑटोमेटिसिटी, मीन्स ये बिना किसी स्टिमुलस के अब ऑटोमेटिकली ये क्या है वर्क करने लगता है। जैसे कि अदर स्केलेटल मसल्स है वो ऐसा नहीं होती है, उसमें क्या है हमको स्टिमुलस चाहिए रहता है। लेकिन हार्ट में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी रहती है कि खुद ऑटोमेटिकली ये ओन स्टिमुलस से क्या होता है वर्क करने लग जाता है, जिससे कि मतलब आर्टरी और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पंप होती है ब्लड पूरे थ्रू आउट द बॉडी। फिर यदि अगर एसए नोड की जो एक्टिविटी है या तो ऑटोमेटिसिटी है ये डिप्रेस हो जाए, ठीक है, ये मतलब लेट कंडक्ट करना चालू करे, अपना जो इम्पल्स जनरेशन है उसको मतलब लेट ही चालू करे यदि, है ना, ये एक कंडीशन हो गई। यदि और क्या बोल सकते हैं अपन, इसकी जो एक्टिविटी ये बहुत जल्दी होते जा रही है, या तो जल्दी हो रही या तो कम हो रही है ना, तो इससे क्या होता है जो ऑटोमेटिसिटी इसकी इसमें इफेक्ट होता है ना। ऑटोमेटिसिटी क्या इफेक्ट होती है, तो इस कंडीशन से भी क्या होता है जो एबनॉर्मलिटी हो जाती है इम्पल्स जनरेशन, ये हमको देखने मिलती है। क्योंकि जनरेशन क्या होता है इम्पल्स सबसे पहले एसए नोड से ही होता है, ठीक है। ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई। फिर क्या होता है थर्ड में, इफ इम्पल्स फ्रॉम एक्टोपिक लोकाई। अब एक्टोपिक लोकाई क्या होता है, अगर एसए नोड से वो इम्पल्स जनरेट ना होकर कहीं और दूसरे रीजन से ये इम्पल्स जनरेट हो जाए, है ना, या कहीं दूसरे रिलेटिव क्या है हमारा पेस मेकर आ जाए कहीं से और वो जनरेट कर दे, है ना, और फर्दर वो एसए नोड की जो इम्पल्स जनरेट किया है जो एसए नोड उसमें जाके मिल जाए, तो क्या हो जाएगा उसकी एक्टिविटी, है ना, इम्पल्स बहुत जल्द एनहांस हो जाएगा, है ना, जिससे कि क्या है हार्ट फिर जल्दी जल्दी वर्क करने लग जाता है ना। तो एक्टोपिक लोकाई वही होता है, इससे भी क्या होती है एबनॉर्मलिटी आती है, जिससे कि क्या हो सकता है अरीथमिया हो सकता है। और ये बहुत सारे और एजेंट्स हैं जिससे कि एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन हो सकता है, जैसे कि इश्चीमिया, है ना, जिससे क्या होता है हमारी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच नहीं पाता है ना बॉडी में। फिर क्या होता है डिजिटैलिस से भी ये हो सकता है ना। फिर कैटाकोलोमीन्स होते हैं वेरियस टाइप्स के, जो कि ड्रग्स बोल सकते हैं, एड्रेनालिन एक्सेट्रा। फिर एसिडोसिस, ज़्यादा मात्रा में एसिड हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो भी हो सकता है इसमें। हाइपोकैलेमिया भी एक कंडीशन है जिससे कि हो सकता है हमारा एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन। हाइपोकैलेमिया रिफर्स टू जब पोटेशियम आयंस हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तो भी क्या होता है एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन हो जाता है ना। ड्यू टू डिक्रीज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना, इससे भी क्या हो जाएगा एबनॉर्मलिटी आ जाती है इम्पल्स में, है ना। फिर क्या होता है मोर अमाउंट ऑफ मीन्स पोटेंशियल अगर हो जाए जनरेट, है ना, अगर मोर भी जल्दी ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो भी इससे हो सकता है, लेस जनरेट हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा अब नॉर्मलिटी आ जाएगी, जिससे कि क्या होता है प्रॉपर रिदम में हार्ट वर्क नहीं करता है। फिर सेकंड अपन देखते हैं क्यों हो सकता है एरिथमिया, ट्रिगर्ड एक्टिविटी के कारण। इसमें क्या हो जाता है एक्स्ट्रा एबनॉर्मल डिपोलराइजेशन। अब यदि हमारे जो फेज जीरो है ना, उसमें क्या होता है डिपोलराइजेशन होता है। तो यदि डिपोलराइजेशन हो रहा है फिर जब नेक्स्ट स्टिमुलस मिलता है हमारे हार्ट को तो क्या हो जाएगा, अगर डिपोलराइजेशन जल्दी हो जाता है ना, फिर जब जैसे एक हमारा जो सिग्नल मिला स्टिमुलस इससे डिपोलराइजेशन हुआ, ठीक है, फिर जब सेकंड स्टिमुलस मिलेगा तो जो सेकंड स्टिमुलस मिलने से पहले यदि डिपोलराइजेशन फिर से स्टार्ट हो जाए तो भी क्या हो जाएगा इसकी एक्टिविटी ट्रिगर होती है ना। और यदि डिपोलराइजेशन डिले हो जाए, है ना, सेकंड स्टिमुलस मिलने के बाद वो देरी से अगर वो क्या कर रहेगा हमारे बॉडी में फिर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है आर्टरी का, तो भी ये क्या हो जाएगा ट्रिगर्ड एक्टिविटी कहलाएगी, जिससे कि क्या हो जाएगा हमारे जो जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। अब जब अपन देखते हैं पॉइंट वाइज और क्या क्या इसमें ट्रिगर्ड एक्टिविटी में मेंशन किया हुआ है। ड्यू टू एबनॉर्मल इंटरसेलुलर कैल्शियम रेगुलेशन, ठीक है, इंटरसेलुलर जो है कैल्शियम अगर बॉडी में आ रहा है ना, तो वो अगर कम मात्रा में आ रहा है तो भी हो सकता है एबनॉर्मलिटी, अगर ज़्यादा मात्रा में वो कैल्शियम रेगुलेट हो रहा है तो भी क्या हो जाएगी ट्रिगर्ड एक्टिविटी कहलाएगी वो। फिर
जो डिपोलराइजेशन है, आफ्टर डिपोलराइजेशन इट में बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, है ना। जब डिपोलराइजेशन होता है उसके बाद जो फर्दर, जब नेक्स्ट जो क्या हो जाएगा, स्टिमुलस मिलके जो डिपोलराइजेशन होगा, यदि वो अर्ली हो जाए तो क्या उस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर वो डिले देर से चालू हो तो क्या हो सकता है, एक कंडीशन अपन देखते हैं। ठीक है, तो आफ्टर डिपोलराइजेशन आपको जैसे मैं बता रहा था, जैसे कि ये फेज़, ठीक है, फेज़ 0 हुआ, फिर फेज़ 1, फिर फेज़ 2, फेज़ 3, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टिमुलस मिलके यदि वो डायरेक्ट ही है, ठीक है, जो फेज़ 4 होने से पहले ही मतलब ये क्या हो जाएगा, डिपोलराइज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अर्ली कहलाएगा, है ना, अर्ली स्टेज कहलाएगा डिपोलराइजेशन की। फिर क्या हो जाएगा, लेट स्टेज अपन देखते हैं, जैसे कि फेज़ 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, ठीक है। फिर यहाँ अपन देख सकते हैं ये डिले हो रहा है इसमें, ठीक है, बहुत ही टाइम लग रहा है। फिर फेज़ 4 से आने में ये क्या हो जा रहा है, ग्राफ में अपन देख सकते हैं बहुत ही टाइम ले रहा है यहाँ से आने में, तो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा डिपोलराइजेशन का। फिर क्या है, इसके जो एग्जांपल अपन देख सकते हैं अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन के, टोर्साइडिस डी पॉइंट्स ड्यू टू लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, मीन्स क्यू वेव से क्या हो जाएगा, ये डी जो डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल से रिपोलराइजेशन में जाने फेज के लिए अगर ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये टोर्साइडिस डी पॉइंट सिक्वायर का डिजीज़ है, जो कि हमारे बॉडी के रिदमिक बैलेंस को बिगाड़ देता है ना। तो ये क्या किस वजह से होता है, जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से भी होता है। फिर अपन देखेंगे डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन में क्या हो जाएगा, ड्यू टू कैल्शियम ओवरलोड, है ना, या कि डिजिटलिस से भी हो सकता है। और फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर से भी, ये जो प्रकार ड्रग्स होते हैं इसकी टॉक्सिसिटी से भी ये हो सकता है डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। फिर अपन देखते हैं एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन, ये किस वजह से होता है। पहला तो एक कंडक्शन ब्लॉक, जो एस नोड कंडक्ट कर रहा है वही ब्लॉक हो जाए, या तो री एंट्री फिनोमिना, यदि जो हमारा एस नोड से जो एस नोड के बाद ए वी नोड से बंडल ऑफ हिस, ठीक है, तो इस जो इम्पल्स जो एक फ्लो है ना, यदि वो कहीं ब्लॉकेज आ जाए इसमें, तो क्या हो जाएगा, वो जो इम्पल्स जो उसको जहाँ से जा रही थी, ठीक है, वो वहाँ से ना जाके कहीं और जगह से फिर वो एस नोड से डायरेक्ट मिल के, है ना, फिर वो ट्रिगर कर सकती है एक्टिविटी, है ना, जो इम्पल्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो ट्रिगर कर सकती है, जिससे कि क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन। फिर थर्ड है एक्सेसरी ट्रैक्ट पाथवे, है ना, यदि ये क्या हो जाएगा, हमारे कंडक्शन जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो रहा है ना, इम्पल्स जो है जहाँ जानी चाहिए वहाँ से नहीं जा रही है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेसरी ट्रैक्ट पाथवे ये कॉज कर जाएगा एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन। फिर देखते हैं अपन कंडक्शन ब्लॉक क्यों होता है। इट अकर्स ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन एट एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिस ड्यू टू वैगल इन्फ्लुएंस और इश्चीमिया, ठीक है। यदि इम्पल्स कंडक्शन धीमा हो जाए जी, कहाँ, जब एस नोड से ए वी नोड की तरफ जाएगा, है ना, तब उस बीच कहीं कंडक्शन हमारा ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, तो क्या हो जाएगा, ये कंडक्शन ब्लॉक कहलाएगा। ये भी एक क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन कैटेगरी में आ जाता है। अब इसके टाइप्स है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसकी क्या हो जाता है, कंडक्शन स्लो हो जाता है। फिर सेकेंड डिग्री ब्लॉक, इसमें क्या हो जाएगा, सम जो सुप्रा वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएंगी, कंडक्ट नहीं होती है। फिर थर्ड डिग्री ब्लॉक है जिसमें क्या हो जाएगा, नो सुप्रावेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स आर कंडक्टेड। फिर री एंट्री फिनोमेना देखते हैं क्या होता है। इट अकर्स ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी ऑफ कंडक्शन, है ना, एन इम्पल्स में रिसर्कुलेट इन द हार्ट एंड कॉजेस रिपीटेटिव एक्टिवेशन विदाउट द नीड फॉर एनी न्यू इम्पल्स जनरेशन टू बी कंडक्टेड, है ना। जब भी हमारा जो इम्पल्स कंडक्शन होता है ऐसे नोड से, फिर यदि वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट ना हो, है ना, और उसका जो सर्कुलेशन हो किसी और वे में हो या किसी और डायरेक्शन से हो, है ना, और वो नॉर्मल जो इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है, दूसरा जो आ रहा है इम्पल्स, उसमें उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी जो कंडक्शन है उसमें अबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जिससे कि क्या हो जाएगा, प्रोसेस ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी का एग्जांपल है ये सर्कस मूवमेंट टाइप, इसको अपन बोल सकते हैं री एंट्री फिनोमेना को। इसमें क्या हो जाएगा, ए प्री मैच्योर इम्पल्स टेम्पररी ब्लॉक्ड इन वन डायरेक्शन बाय रिफ्रैक्टरी टिश्यू, है ना,
एंड मेक्स ए वन वे ट्रांसिट अराउंड एन ऑब्स्टिकल। मीन्स वो जहाँ इम्पल्स जाना चाहिए उसको, वो वहाँ से कहीं वो ब्लॉक हो गया है ना, वो जो पोर्शन अगर वो ब्लॉक हो गया तो क्या हो जाएगी, हमारी इम्पल्स जो नई एक वे खोज लेगी, है ना, वो हमारी बॉडी में फ्लो होने के लिए जो फ्लो पैटर्न है वहाँ से फ्लो होने के लिए एक नया जो ट्रांजिट वो खोज लेगी। यही इसी को क्या कहलाते हैं, सर्कस मूवमेंट फिनोमिना, या अपन बोल सकते हैं उसको री एंट्री फिनोमिना, जो कि क्या करेगा, हमारे फर्दर एक्टिविटी को बढ़ा देता है ना, जो कंडक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे कि अपन देख सकते हैं जो नॉर्मल है कंडक्शन जो होता है, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से होके एस नोड से फिर ए वी नोड, फिर बंडल ऑफिस, है ना। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक फ्लो होता है, फ्लो पैटर्न बना हुआ है हमारे इम्पल्स जो है कंडक्शन का, या बोल सकते हैं उसके फ्लो का, है ना। यदि इसमें डिस्टरबेंस आ जाए तो क्या हो जाता है, यदि इस पोर्शन में ब्लॉकेज आ जाए, है ना, यदि यहाँ से मान लो इम्पल्स चल रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, एक मतलब सर्कस मूवमेंट जो रहता है इम्पल्स का, यदि यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज आ जाए तो क्या कह रहेगी, हमारी जो इम्पल्स है कहीं और वे या वन वे ट्रांजिट खोजेगी। यदि ब्लॉक हो गया यहाँ पोर्शन तो क्या करेगी, वो यहाँ से जाके फिर यहाँ मिल जाएगी, जिससे कि फ्लो हमारा जो है इम्पल्स का ये बढ़ जाएगा, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्टिविटी जो है इम्पल्स की वो बढ़ जाएगी, है ना, जल्दी से हार्ट को सिग्नल मिलेगा, और क्या है, पंपिंग एक्टिविटी और कॉन्ट्रैक्शन आर्टेरियल वेंट्रिकल का बहुत ही तेज़ी से होने लग जाता है ना। तो इसी का एग्जांपल दिया है री एंट्री फेनोमिना का। और इससे क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं ब्राउन पोर्शन में क्या देखा गया है कि ये डैमेज्ड हो गया ये पोर्शन, है ना। और दिस डिस्टर्ब्स द नॉर्मल पैटर्न, जो नॉर्मल पैटर्न है इसको ये डिस्टर्ब कर रहा है, और फिर क्या हो जा रहा है, ये एक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है इम्पल्स की। मतलब ये ऐसे नोड जब जनरेट करेगा इम्पल्स, तो ये सर्कस मूवमेंट ना होके क्या हो जाएगा, कहीं और से ये ट्रांजिट वन वे ट्रांजिट खोजने लग जाता है, फिर यहाँ से आके ये फर्दर ऐसा कंटिन्यू करने लग जाता है इम्पल्स को। फिर एक्सेसरी ट्रैक्ट पाथवे, इस वजह से भी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी आ जाती है कंडक्शन में। ये क्यों हो जाता है, बंडल ऑफ कैंट की वजह से। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में जो एक फ्लो पैटर्न बना हुआ है इम्पल्स कंडक्शन, ये यहाँ से एस नोड से फिर यहाँ ए बी नोड, फिर क्या हो जाएगा, बंडल ऑफ फेस, फिर लेफ्ट डोमिनेंट ब्रांच, है ना, फिर जाके पुरकिंजे फाइबर्स। यदि अगर यहाँ से ना होके ये एस नोड सिग्नल यहाँ से फिर यहाँ से होके ऐसे नोड से कहीं लेफ्ट एटे की तरफ चले जाए, उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और इस तरफ से आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ से जाना चाहिए इम्पल्स को, वहाँ से ना जाके अगर दूसरे जगह से ये कंडक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इससे भी एबनॉर्मल कंडक्शन हो जाता है। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख सकते हैं कार्डियक अरिथमियास के लिए। पहला एक्स्ट्रा सिस्टोल मीन्स एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं अपन इसको, प्री मैच्योर बीट्स। इट अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी और इम्पल्स अराइजिंग फ्रॉम एक्टोपिक फोकस, है ना। तो यदि नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्टरी का, ये यदि ये ना होके क्या हो जाएगा, यदि एक्टोपिक फोकस से मीन्स किसी और एरिया से क्या हो जाएगा, इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एक्स्ट्रा हार्ट को वर्क करना पड़ रहा है, इससे भी क्या हो जाएगा, रिदमिक बैलेंस का हार्ट का डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आ जाएगा अपना PSVT, जिसको क्या बोलते हैं, पैरोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया रिफर्स टू इंक्रीज इन हार्ट रेट, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो हार्ट रेट हो जाएगा वो 150 to 200 बीट्स पर मिनट हो जाता है, ड्यू टू सर्कस मूवमेंट टाइप ऑफ री एंट्री और एक्सेसरी पाथवे, है ना। जब कभी भी इम्पल्स जो नॉर्मल नहीं हो रहा है या किसी और तरफ से वो री एंटर कर रहा है ना सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा, वो री एंट्री फेनोमेना, जिससे कि क्या हो जाएगा, हार्ट बीट या हार्ट रेट बढ़ जाता है। फिर अपन देखते हैं AFL, जिसको बोलते हैं आर्ट्रियल फ्लटर। इसमें क्या हो जाएगा, हार्ट बीट जो है
200 से 300 बीट्स पर मिनट की तरफ बढ़ जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं, आर्टियल फ्लटर। इट अकर्स, ये भी अकर होता है री एंट्री सर्किट की वजह से, किसमें, राइट एट्रियम में। फिर आता है एट्रियल फाइब्रिलेशन। इसमें क्या हो जाएगा, हार्ट बीट बहुत ही बढ़ जाता है, एट अप्रॉक्स 350 टू 550 बीट्स पर मिनट, एंड इट अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इन ह्यूमोजेनिसिटी ऑफ एट्रियल फाइबर्स। मीन्स बहुत ही जब एट्रियल फाइबर्स बहुत ही कॉन्ट्रैक्शन मोड में आ जाते हैं, बहुत ही तेज़ी से वर्क करने लग जाते हैं ड्यू टू abnormal कंडक्शन और री एंट्री फिनोमिना, है ना, और ड्यू टू कंडक्शन फ्रॉम एक्टोपिक फोकस। तो अब जब बहुत ही जल्दी जब वर्स कंडीशन आ जाता है, जब हार्ट को बहुत ही उसका रिदमिक बैलेंस बिगड़ जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। फिर हो जाता है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। तो टैकिकार्डिया वर्ड डिनोट्स इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड बिकॉज ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना। तो 4 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल्स, मीन्स जब भी नॉर्मल से क्या हो जाएगा, जब एक्स्ट्रा वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है ना, जब बॉडी को इम्पल्स, है ना, एक के बाद एक, मीन्स जो प्रॉपर वे में यदि इम्पल्स बहुत जल्दी जल्दी मिलते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे, एंड इट अकर्स ड्यू टू द either discharge from ectopic focus or re-entry circuits, है ना। फिर टॉर्सोइडिस डी पॉइंट्स, इट इज़ अ polymorphic ventricular tachycardias with rapid asynchronous complex twisting along the baseline on ECG with long QT interval, है ना। ये क्यों होता है, एक टाइप का वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो क्यू वेव से जब जो ग्राफ में आप देख सकते हैं ईसीजी के क्यू वेव से जब टी वेव्स के बीच में, है ना, जब इसमें प्रोलॉन्गेशन आ जाता है, जब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत ही मतलब धीमे जब वर्क करने लग जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में और ऑटोमेटिकली क्या होता है, वेंट्रिकल्स का ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, देन रिलैक्सेशन। इसमें क्या हो जाएगा, जब डिले हो ये प्रोसेस, है ना, जब डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स का फिर बाद में रिपोलराइजेशन होता है, तो इस बीच में मतलब क्या डिलेनेस आ जाती है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं अपन, टॉर्सोइडिस डी पॉइंट्स। फिर क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही वर्स कंडीशन होता है ये, एंड इट इज़ ग्रॉसली इरेगुलर रैपिड एंड फ्रैक्शनेटेड एक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स रिजल्टिंग इन इनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स विथ लॉस ऑफ पंपिंग फंक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, पंपिंग फंक्शन हार्ट लॉस कर देता है, और क्या हो जाएगा, इनकोऑर्डिनेशन, मीन्स कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कभी भी स्टिमुलस मिल जा रहा है और क्या हो जाएगा, कभी भी डीपोलराइज हो जा रहा है, टाइम पे नहीं हो रहा है डीपोलराइजेशन, है ना। जब नेक्स्ट जो स्टिमुलस मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, वो डीपोलराइजेशन हमारा जल्दी हो जा रहा है या डिले हो जा रहा है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्दर रिपोलराइजेशन हो जाता है वेंट्रिकल्स का, वो भी मीन्स हमारा रिदमिक वे में नहीं हो रहा है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स जो है लास्ट स्टेज में इसका जो इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारा रिदमिक बैलेंस बिगड़ जाता है ना। देन वी कैन से दैट देर इज़ ए कार्डियक अरिथमिया, है ना। तो ये सब चीज़ है जो कार्डियक अरिथमियाज, है ना, कॉजल है, जो इसके कॉज करती है अरिथमिया को। ये 3 जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे, है ना। तो ये सब चीज़ है कार्डियक अरिथमियाज के बारे में। तो थैंक यू ऑल।